हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक मार्च 2025 का। तो इस सप्ताह के टोटल करंट अफेयर्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे और इसे पूरा ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट वीक मार्च का है, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले हम लोग लेते हैं उससे पहले के सप्ताह यानी फोर्थ वीक का जो टेस्ट है ना, ऐप पर, शार्प लर्निंग ऐप पर जो हम लोगों ने टेस्ट लिया था, जो पिछले सप्ताह के क्वेश्चंस थे उसके तो रिजल्ट सबसे पहले उनके बारे में बता दूं। तो नंबर 1 स्थान जो प्राप्त किया है वो कौन है? विकास कुमार। सेकंड पर है विकास कुमार यादव। थर्ड पे शिवम कुमार। फोर्थ स्थान प्राप्त किया है अबसार आलम ने। फिफ्थ स्थान पर है अवनीश यादव। सिक्स पर अर्जुन कुमार। सेवेंथ पर गोपाल बोरा। एट्थ पर है विकास सिंह। नाइन्थ स्थान है अमल सिंह और 10th स्थान प्राप्त किया है विपिन ने। तो आप सभी को शुभकामनाएं और बहुत बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है। इसका मतलब यही होता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार चल रही है। ओके, तो आप सबसे भी मैं कहूँगा कि आप शार्प लर्निंग ऐप पर जाइए और अब जो फर्स्ट वीक मार्च का ये वीडियो मैं बता रहा हूँ तो उसका टेस्ट भी अवेलेबल है। उस टेस्ट को दीजिए और देखिए टॉप 10 में आप आते हैं कि नहीं। ठीक है, और सबसे कहूँगा मैं कि अपना प्रोफाइल फ़ोटो भी वहाँ पर लगाएं ऐप में, ताकि उनका फ़ोटो भी दे सकूँ मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले राजनीति के नाजुक फैसले, इन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। और हाँ, ये जो टेस्ट है ना वो वही लोग दे पाएंगे जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लिया हुआ है। एक बेसिक मेंबरशिप है और एक ISPCS मेंबरशिप है। उसके जरिए पिछले 2 सालों के कंटेंट और अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, शार्प लर्निंग ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो राजनीति और केंद्र राज्यों से रिलेटेड जो फैसले हैं उससे रिलेटेड प्रश्न लेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रश्न होगा यहाँ पर, किस राज्य ने सरकारी ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने का आदेश दिया है? आंसर होगा कर्नाटक। कन्नड़ कहाँ चलता है? कर्नाटक। देखिए, भाषा विवाद चल रहा है। कुछ वक्त पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई राज्य नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू नहीं करेगा तो शिक्षा योजनाओं के लिए जो केंद्र सरकार से मिलती है रकम, धनराशि, उसको रोक दिया जाएगा। तो तमिलनाडु ने इसको संविधान का अपमान और हिंदी थोपने का प्रयास बताया था। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कि कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र, यहाँ पर भाषाई जो है ना विवाद वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इससे पहले पंजाब और तेलंगाना ने अपने स्कूलों में अपने अपने भाषा वहाँ के, जैसे पंजाब ने पंजाबी और तेलुगु और तेलंगाना ने तेलुगु को अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि पंजाब की राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में किस भाषा को मुख्य और अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो मैंने पहले ही बताया, आंसर होगा पंजाबी। ठीक है, तो ये आदेश जारी किया और कहा है कि अगर कोई भी सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो, अगर पंजाबी भाषा को मुख्य और अनिवार्य भाषा के रूप में नहीं पढ़ाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। ओके, और इसको उस सर्टिफिकेट को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पंजाब में मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। ओके, राजधानी चंडीगढ़ है। अब आगे बढ़ते हैं और नियुक्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया? आंसर को तुहिन कांत पांडे। ठीक है, कार्यकाल उनका 1 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है और अगले 3 वर्ष तक के लिए होगा। किसकी जगह ली है उन्होंने? तो इन्होंने माधवी पुरी बुच उनकी जगह ली है जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। ठीक है, सेबी क्या है? अंग्रेजी में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं और ये भारत में जो प्रतिभूति और यानी सिक्योरिटी और जो फाइनेंस का एक नियामक बोर्ड है, अथॉरिटी, और वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। स्थापना हुई थी इसकी 1988 में। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे और क्वेश्चन यहाँ पर होगा, वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2024 में भारत की GDP विकास दर कितनी रही? क्या रहा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर होगा 6.2%। ये रहा विकास दर GDP का। ठीक है, और ये तो रही तीसरी तिमाही की बात। अगर हम देखेंगे ना दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में, उसका GDP ग्रोथ रेट 5.4% था। ठीक है, और पहली तिमाही का 6.7% था। ठीक है, और अभी तीसरी तिमाही की बात करेंगे 6.2% है। और ये आंकड़ा हाल ही में आया, मार्च में ही आया। किसने जारी किया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, शॉर्ट में इसको NSO कहते हैं। तो उसी ने ये GDP के आंकड़े जारी किए हैं
जीडीपी होता क्या है, यानी सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अंग्रेजी में कहते हैं। ये किसी भी इकॉनमी के हेल्थ को ट्रैक करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी एक कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। जीडीपी जो है ना, किसी एक साल या एक तिमाही में देश में पैदा होने वाले सभी सामान और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी जो टोटल वैल्यू होती है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, और इसी के ज़रिए ये देखा जाता है कि अगर ग्रोथ रेट हो रहा है तो इसका मतलब तरक्की हो रही है, अर्थव्यवस्था में ज़्यादा रोजगार पैदा हो रहा है, और कम जीडीपी का मतलब ये होता है कि आर्थिक तौर पर देश पिछड़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये वो लोग डाउनलोड कर पाएंगे जिन लोगों ने बेसिक मेंबरशिप या फिर आईएसपीसीएस मेंबरशिप लिया हुआ है या किसी कोर्स में ज्वाइन किया हुआ है जिसमें करंट अफेयर्स भी दिया जाता है। ओके, तो दो तरह की मेंबरशिप प्लान है। एक आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लेवल का है, और दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है जिसमें रेलवे, पुलिस, टीचर, एसएससी, स्टेट एसएससी, इन सब के लेवल का है। तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मिलता है आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट करंट अफेयर्स के और अगले 1 साल तक, और इसमें वीडियो, टेस्ट, पीडीएफ, ये सब कुछ होता है, और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी देते हैं आप सबके लिए। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, और बताऊं कि रेलवे ग्रुप टी का जो बैच है वो मात्र 210 रुपये में, ये प्राइसेस बढ़ने वाले हैं बहुत जल्द ही, क्योंकि 2500 से ज़्यादा बच्चे हो चुके, मतलब 3500 से ज़्यादा बच्चे ने एडमिशन लिया हुआ है, और 32,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। और ये लिमिट भी की हुई है हमने कि 5000 से ज़्यादा बच्चे हम नहीं लेंगे, क्योंकि फिर बच्चों को जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है टीचर्स के लिए। तो इसलिए फिर ये एडमिशन भी बंद हो जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं आप। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी का भी स्पेशल बैच चल रहा है लाइव, और प्राइस बहुत कम है, ये तो आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी है, जल्द ही बढ़ जाएगा प्राइस। यूपी पीसीएस का बैच चल रहा है, 71st बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच 4 चल रहा है। जीएस का स्पेशल वो पूरी टीम करवा रही है काम। ओके, तो ये भी ज्वाइन देख लेना आप। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर लंबे समय के बाद फरवरी 2025 में कौन सी वार्ता हुई? आंसर होगा 14वीं वार्ता ये हुई है। ठीक है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स, तो उन्होंने ये मुलाकात की, बातचीत की, और फिर से ये एफटीए को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। ओके, तो ये चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, यूके एक बार देख लेंगे मैप में, प्यारा भारत रहा, और अब चलते हैं कहाँ? यूरोप की ओर। यूरोप जो है ना वो आगे इस तरफ है पूरा, और इसी में रेड कलर में जो देख रहे हैं वो है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? एफटीए, यानी 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में ऐसा समझौता जिसमें से अधिकांश व्यापारिक वस्तुओं पर आयात शुल्क यानी टैरिफ, आजकल टैरिफ शब्द बहुत सुन रहे होंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये धमकी देते हैं और लागू भी कर रहे हैं कि हम उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे, उस पर टैरिफ लगाएंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो उसमें यही होता है कि जो टैरिफ है ना उसको या तो समाप्त कर दिया जाता है या बिल्कुल कम कर दिया जाता है। उद्देश्य यही होता है इसका कि 2 देशों के बीच में या ज़्यादा देशों के बीच में व्यापार जो है ना वो सुलभ तरीके से हो जाए। और भारत ने जो है ना वो कई देशों के साथ एफटीए से संबंधित जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो सब किया हुआ, जैसे श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, आसियान देश हो गए, और ईएफटीए यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जिसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है, उन सब के साथ एफटीए जैसा ही एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, एफटीए कई तरीके को होते हैं। एक तो टोटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसमें किसी भी तरह का सीमा शुल्क नहीं लगता है, एक दूसरे के देश एक दूसरे को सामान भेज सकते हैं, खुली छूट होती है। दूसरा क्या होता है? पीटीए यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, और उसमें क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में वो कुछ खास वस्तुओं से शुल्क हटा दिया जाता है, जैसे भारत और थाईलैंड ने समझौता किया हुआ है। फिर होता है आरटीए यानी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक खास क्षेत्र के लिए दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, खास क्षेत्र में कि इस क्षेत्र में जैसे दक्षिण एशिया में या दक्षिण पूर्व एशिया में हम इतने देशों के साथ ये कर रहे हैं, ये
एक और होता है BTA इन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। फिर होता है CECA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसमें इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट इन सब के कॉपरेशन का लेकर तय होता है, भारत और सिंगापुर के बीच है। और फिर है CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और ये जैसे भारत और दक्षिण कोरिया के साथ, भारत के साथ, जापान के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। एक और होता है TEPA यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इस तरह के इतने तरह के होते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन में मध्यस्थता की वजह से फरवरी 2025 में कितनी भारतीय कंपनी पर बैन लगा दिया है? आंसर का 4, टोटल 4 कंपनियां, और ये सारी कंपनियां लिस्ट देख रहे हैं। फ्लेक्स मैरीटाइम LLP, BSM मैरिन LLP, ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कॉस्मोस लाइन्स इंक। तो ये फैसला लिया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। इसकी वजह से क्या है ना कि बहुत सारे ये अपना जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो सब बंद हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें लगाम लग जाती हैं, क्योंकि अमेरिका जो है ना वो बहुत कुछ गवर्न करता है, ठीक है। डॉलर पे का यूज़ नहीं कर सकती कंपनियां, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और प्लस अमेरिका से रिलेटेड जितने देश हैं उसको कहता है कि इससे इन कंपनियों का यूज़ मत करना, तो ये बहुत ही असर होता है काफ़ी ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं और बिहार बजट 2025-26 इस रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन ये होगा, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा है? आंसर का 3.16 लाख करोड़ रुपए के खर्च का लक्ष्य ये रखा है, ठीक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये बजट पेश किया 3 मार्च को, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ठीक है। तो फाइनेंशियल 2025-26 का जो बजट है वो 3.16 लाख करोड़ रुपए का है। इससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था 24-25 उसका बजट कितना था? 2.78 लाख करोड़ रुपए का। दोनों में अंतर कितना है? तो 38,169 करोड़ रुपए का ये अंतर है, ठीक है। अगर हम देखें इनकम की बात, तो इनकम जो है ना वो हम देखेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये 3.17 लाख करोड़ रुपए का इनकम है, और इसमें जो राजस्व प्राप्तियां हैं यानी रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 2.6 लाख करोड़ रुपए है, और कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो 56,263 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सरकार ने टैक्स से कमाई की है, अपना राजस्व का जो ढांचा है वो है। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ? ये वाला, इसका मतलब ये हुआ कि नया कर्जा लिया गया है, या फिर कर्ज की वसूली की गई है, या फिर सरकार का कोई उपक्रम है जो कि जिसने कमा कर दिया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट में काफ़ी कुछ लोन से आ रहा है, 55,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से इनकम हो रहा है? तो वो केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है वो 43.68%, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ? जो GST आप देते हैं उसमें आधा आधा होता है, आधा केंद्र को मिलता है और आधा राज्य को मिलता है, लेकिन वसूल केंद्र करता है। तो इसलिए केंद्र सरकार जो है ना वो उसमें से हिस्सा राज्यों को देती है। तो वो एक महत्वपूर्ण बात है, ये सरकार की ही रकम है, राज्य सरकार की ही रकम है। GST आने से पहले ये हुआ करता था कि ये रकम राज्य वसूल करता था वैट के ज़रिए, और फिर वो अपना हिस्सा मतलब उसमें से जो केंद्र का हिस्सा है वो दिया करता था। लेकिन GST आने के बाद ये हुआ है कि अब केंद्र वसूल करता है और उसका हिस्सा राज्य को वो देता है, ठीक है। इसके अलावा 18.77% जो है वो राज्य सरकार के का कर राजस्व, ये सरकार का अपना जो टैक्स सिस्टम है, जैसे पेट्रोल पर जो लगता है वैट लगता है, अभी भी जारी है, पेट्रोल पे वैट हो गया। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कर भिन्न राजस्व भी होते हैं, ये जैसे कि जो स्टाम्प ड्यूटी की बिक्री हो गई, ठीक है, वो सब से आ जाता है। अब देखेंगे कि 17.58% जो है ना लोक ऋण है, यानी सरकार लोन ले रही है अपने खर्चे के लिए, ओके। 17.21% जो है सरकार को सहायता अनुदान मिल रहा है, कुछ ऋणों की वसूली भी हो रही है। तो ये इस तरह से इनकम हो रहा है। अब खर्चे का देख लेते हैं। खर्चा जो है ना 3.16 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना वो है
2.58 लाख करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 64,894 करोड़ रुपीस ये है। ओके, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व खर्च का मतलब क्या हुआ, जो सरकार सैलरी दे रही है और कुछ योजनाओं में जो खर्चा कर रही है। पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, कोई नया निर्माण हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल के रूप में रहेगा, पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स ये सब बन रहे हैं, अस्पताल ये सब बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही इसमें। और अगर हम देखेंगे कि कितना जो है ना वो खर्चा कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो वो यहाँ डेटा देख रहे हैं आप। तो सबसे ज़्यादा 39.8% जो सामाजिक सेवाओं में खर्च होगा, उसके सामान्य सेवाओं में, कुछ आर्थिक सेवाओं में, ये लोक ऋण की वापसी भी हो रही है, यानी सरकार जो लगातार लोन ले रही है उसकी वापसी भी की जा रही है। 7.2% ये खर्चा इस तरीके से ये होगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं वीकली करंट अफेयर्स से, थोड़ा शॉर्ट में ही बोल रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन बजट है इसलिए बेसिक चीज़ें समझना आपके लिए ज़रूरी होता है। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान है? आंसर होगा शिक्षा, एजुकेशन। टोटल बजट का 19.25% यानी 60,964 करोड़ रुपीस जो है ना वो शिक्षा पर खर्चा किया जा रहा है। और इसमें योजना व्यय भी शामिल है, 22,700 करोड़ रुपए, मतलब खास तरह की उसमें बिल्डिंग्स बन रही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, इन सब चीज़ों में खर्चा किया जाएगा। और अब देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण जो मद हैं या विभाग हैं वहाँ पर क्या कितना खर्चा होगा। तो ये आप पूरी लिस्ट देख रहे हैं, काफ़ी लंबा लिस्ट है, और इसको थोड़ा जूम करते हैं तो देखिए शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा 60,964 करोड़ रुपये टोटल का 19.24%। दूसरा जो है वो खर्चा सबसे ज़्यादा वो पेंशन पे हो रहा है 10.54%, ये 33,000 करोड़ रुपये। फिर जो सरकार ने लोन लिया हुआ है तो उसके ब्याज का भुगतान भी कर रही है सरकार, तो वो 7.26% यानी 23,000 करोड़ रुपये के आसपास है। ऋण अदायगी भी हो रही है कुछ, मतलब ब्याज दिया और मुख्य ऋण भी चुकाया जा रहा है, तो 7.2% यानी 22,819 करोड़ रुपये। फिर अगर डिपार्टमेंट में देखेंगे तो शिक्षा के बाद सीधे के सीधे स्वास्थ्य विभाग हो जाता है, ठीक है। बाकी कुछ अलग अलग मद हैं। स्वास्थ्य विभाग पर 6.32% खर्चा होगा और 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। उसका फिर गृह विभाग यानी पुलिस वगैरह, फिर ग्रामीण विकास विभाग, ये सब पूरा डेटा जो है ना वो आप देख रहे हैं, एक एक डेटा। ये सब कुछ हमने PDF में दे दिया है ताकि आप इन चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझ सकें और अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी बेहतरीन ढंग से आप कर सकें, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना इससे रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। पिछली बार कई एग्जामिनेशन में आया था कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा खर्च है बजट में वो किस डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है, वो एलोकेट किया गया है, तो वो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है टोटल चीज़ें, ठीक है। जैसे एजुकेशन है, उसका फिर स्वास्थ्य है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेंगे। बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP का योग कितना रहने का अनुमान है? तो वो है 10,97,264 करोड़ रुपीस। इतना GSDP रहने का अनुमान है, ठीक है। इतना GSDP रहने का अनुमान है। ये डेटा जो है ना कुछ और वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना है वित्त वर्ष 25-26 में इतना रहने का अनुमान है 10,97,000। 2024-25 का जो अनुमान हो वो 8,54,000 और 23-24 का 7,46,000 करोड़ रुपए ये था। तो GSDP का क्या मतलब हुआ? देखिए जैसे GDP होता है ना, जिसमें देश में किसी भी खास समय में उत्पादित सभी वस्तु और जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उन सब का कुल मूल्य देखा जाता है। ये देश के आर्थिक पैमाने मतलब आर्थिक तरक्की के मापने का पैमाना होता है। उसी तरीके से राज्य में GSDP होता है यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वहाँ के राज्य की क्या हालात हैं उसके बारे में ये देखा जाता है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो डेटा है वो आपने समझा, देखा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है? आंसर होगा 2.98%। फिस्कल डिफिसिट मतलब टोटल नॉन डेट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन डेट रिसिप्ट। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि
इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो खर्चा कर रहे हैं ना, तो उसके से लोन भी चुका रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, वो सबको हटा दीजिए, ठीक है। और फिर टोटल नॉन डेट रिसिप्ट, आपके पास आपको जो इनकम हुआ है तो उसमें से जो नया लोन लिया है आपने उसको हटा दीजिए, तो वो जो टोटल बचता है वही फिस्कल डिफिसिट होता है। मतलब आमदनी 8 और खर्चा रुपया, तो कितना घाटा है? 2.98% का यहाँ घाटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। और जीएसडीपी कितना है? मैंने इससे पहले बताया था आपको, कितना? 10,97,000 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है? आंसर होगा 3,32,740 करोड़ रुपया। इतना ज़्यादा ऋण ये जो है ना सार्वजनिक ऋण है, यानी राज्य सरकार ने लोन लिया हुआ है, ठीक है। ये राज्य सरकार के लोन का क्या ये डेटा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ओके, जो कि जीएसडीपी का 38.94% है, काफ़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने 7 निश्चय की योजनाओं के लिए कितनी रकम का प्रावधान किया है? तो आंसर होगा 5,972 करोड़ रुपीस। तो 7 निश्चय क्या होते हैं? एक तो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, और क्या है? स्वच्छ शहर विकसित शहर, और है हर खेत तक सिंचाई का पानी, ठीक है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन ये 7 निश्चय हैं, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जितना खर्चा होगा, जैसे ये कि हर खेत तक सिंचाई विभाग का मामला हो गया, तो इस तरह से ये सब अलग अलग कर दिया गया और उसके अनुसार इतना रकम खर्चा होगा। नौकरी और रोजगार को लेकर क्या कहा? तो नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री ने बजट के बाद इन्होंने कहा कि 25-26 में 50 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। इसमें से 12 लाख सरकारी नौकरी होगी और 38 लाख रोजगार दिए जाएंगे। तो 12 लाख सरकारी नौकरी तो बहुत बड़ी बात है, तैयारी में जुट जाइए, ये सब करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ओके। तो ये महत्वपूर्ण डेटा यहाँ पर ये रहा। अब प्रश्न लेते हैं, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया? आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। टोटल जो अगर नीतियां देखेंगे तो वो 5 नीतियां हैं। कौन कौन सी नीतियां हैं? बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी, और बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति। तो ये सब नई नीतियां हैं जो कि घोषणा की गई हैं। इसके बारे में बहुत सारा डिटेल जो है ना वो बाद में किया जाएगा, एक एक करके सरकार करेगी, ठीक है। अब कुछ घोषणाओं के बारे में देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं बिहार सरकार ने बजट में की हैं, उन सब की लिस्ट यहाँ पर देखिए। जैसे 21 कृषि उत्पादन बाजारों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, अरहर मूंग उड़द इत्यादि के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके और खरीद की जाएगी। अनुमंडल के एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से प्रखंडों में तरकारी सुधा का आउटलेट खोला जाएगा, यानी सब्जियां वहां पर जो आउटलेट होंगी। सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा। पटना में महिला हाट बनाया जाएगा। पटना में जिम ऑन व्हील होगा, जिसमें प्रशिक्षक केवल महिलाएं ही होंगी। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का भी व्यवस्था की जा रही है। सभी जिलों में के बस स्टैंड का आधुनिकीकरण किया जाएगा। गुड़ के लिए पूसा में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी घोषणा की गई है। देश के चयनित शहरों में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र यानी माइग्रेशन कंसल्टिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, और इनमें हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर, ये सब, चेन्नई, ये भी शामिल हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हर प्रखंड में जो है ना वो राजकीय डिग्री कॉलेज होगा, और इनमें से क्या है कि 358 प्रखंडों में अभी नहीं है राजकीय डिग्री कॉलेज, तो वहाँ जरूर ही स्थापित किया जाएगा। नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बेगूसराय में बिहार कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। पटना प्रमंडल के पुनपुन क्षेत्र में
100 एकड़ में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, मतलब बड़े पैमाने पर स्टेडियम और भी कई सारी चीज़ें वहाँ पर ये होंगे। प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम भी खोला जाएगा। ये सब चीज़ें, ये है स्टेट डेटा सेंटर को की क्षमता और बढ़ाई जाएगी ताकि सरकारी वेबसाइट और सरकारी जो ऐप है वहाँ जो डेटा है वो स्टोर रह सके। प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू हुई, जिसमें सवारी, ड्राइवर और कंडक्टर सब महिलाएं ही होंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ पर कंडक्टर, ड्राइवर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ पद पर जो तमाम मतलब लोग हैं, यानी जो पद हैं उसको 33% आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया जाएगा। महिला स्वरोजगार के लिए ई रिक्शा, 2 पहिया वाहन के लिए नगद भुगतान किए जाएंगे। नहरों के किनारे खाली ज़मीन और बांधों पर सोलर पावर प्लांट बनाए जाएंगे। ठीक है, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। इसमें सरकार 25 करोड़ रुपए का फंड देगी और कुछ प्राइवेट जो है ना उसको भी, कंपनियों को भी इसमें कहा जाएगा। ठीक है, ताकि क्या है जलवायु अनुकूल और कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद मिल सके बिहार को। और भी कई सारी हैं, जैसे छठ पूजा के पर धार्मिक पर्यटन योजना होगी, होम स्टे को प्रोत्साहन किया जाएगा, महिलाओं को पर्यटन गाइड के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी बिहार में। पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, शीघ्र उसका संचालन होगा। राजगीर, सुल्तानगंज यानी भागलपुर और रक्सौल में हवाई अड्डा बनेगा। छोटे एयरपोर्ट भी बनेंगे, भागलपुर में, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर में। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत जोड़ा जाएगा और 19 सीट क्षमता वाले छोटे विमानों का संचालन यहाँ पर किया जाएगा। और देश के प्रमुख जो मेट्रो शहर हैं वहाँ पर बिहार एकीकृत केंद्र खोला जाएगा, यानी इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना की जाएगी। और बिहार के जो शिल्प हैं, कला हैं, ठीक है, लोक कला, खाद्य व्यंजन, निवेश, इन सब के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। ठीक है, मौसम संबंधित आपदाओं से निपटने के लिए पश्चिम चंपारण और भागलपुर में मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत एक हाइब्रिड डॉपलर रडार, वो जो गोल वाला जो होता है ना, जिसमें ऐसे 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 इस तरह से गड्ढे से होते हैं हल्के हल्के, और ये स्थापित रहता है ज़मीन पर। इतने बड़े से, काफ़ी बड़े वाले, मतलब 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग के बराबर का रडार होता है, तो वो स्थापित किया जाएगा। और क्या है, सभी जो रजिस्ट्री कार्यालय हैं उसको पूरी तरह से पेपरलेस किया जाएगा। राजधानी पटना को सभी जिला मुख्यालयों से 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। तो ये सब प्रमुख जो ऐलान थे वो सब मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में। ठीक है, तो ये बिहार बजट 2025-26 के दौरान जो है ना वो कुछ चीज़ें ऐलान की गई हैं, यानी उससे पहले, बजट से ठीक पहले, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण भी जारी किया गया। ठीक है, तो उसी में उसके अनुसार और प्लस बजट के अनुसार जो है ना वो हम लोग देख रहे हैं वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो वो है 66,828 और स्थिर मूल्य पर 36,333 करोड़ रुपए ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP वो विकास दर कितना रहा है, तो 14.5% ये वर्तमान मूल्य पर, और 9.2% जो ना स्थिर मूल्य पर, 11-12 के स्थिर मूल्य पर इतना, और वर्तमान मूल्य पर हम 14.5% कहेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बिहार लगातार जो हाई ग्रोथ रेट करने वाले राज्यों में से एक है, ये महत्वपूर्ण बात। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो भी मैं आपको यहाँ रख देना चाहता हूँ। क्या है, देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार दूसरे स्थान पर है। और क्या है, वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का जो GSDP है वो वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपए रहने का ये अनुमान बताया जा रहा है। और पटना बिहार का सबसे अमीर जिला और शिवहर सबसे गरीब जिला बताया जा रहा है। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण बात हो गई। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजकोषीय घाटा को लेकर। तो उसमें ये कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जो कि 44,823 करोड़ रुपये थी, वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में घटी है, अच्छी बात है, और 35,660 करोड़ रुपये रह गया है। ठीक है,
और 24-25 में ये और कम हो जाएगा, 29,095 करोड़ रुपए होने का ये अनुमान बताया गया है। ठीक है, और भी कई सारे डेटा ये सब देख रहे हैं आप, ये सब PDF में मैंने दे दिया है। और बात करें अगर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, तो ग्रीन बजट, जल जीवन हरियाली मिशन, ये सब जो किए गए हैं, इसकी वजह से 12 वर्षों में वन क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है, 687 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में अगर देखेंगे हम तो चावल उत्पादन में 21% और गेहूं उत्पादन में 10.7% की वृद्धि देखी गई है। पशुधन और मत्स्य पालन में 9.5% की ग्रोथ रेट देखी गई है। बिहार सरकार जो है 7 उत्पादों के लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है, और ये मखाना, फल, सब्जी, मक्का, औषधीय पौधे, शहद, चाय, ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। सड़कें और जो बुनियादी ढांचा है उसकी बात करेंगे तो 2005 से 2025 के दौरान काफ़ी सड़कों की लंबाई बढ़ी है, ये अब हो गई है 1.17 लाख किलोमीटर, इतना बड़ा हो गया। नए एक्सप्रेसवे सब का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर, ये सब चर्चाएं इसमें ये है। ठीक है, और बिहार में महत्वपूर्ण डेटा ये देखिए कि सड़क घनत्व जो ना 3,167 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है, और ये घनत्व के मामले में ये देश में तीसरा स्थान है। यानी सड़कों का निर्माण पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से ये देखने को मिला है। डिजिटल शासन के क्षेत्र में भी बोल रही है सरकार की, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, और भी कई सारे मुद्दे हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा की जा रही है। अच्छा, एक और मैं कुछ डेटा यहाँ दिखा दूँ। ऊर्जा क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है ना वो बढ़ी है, काफ़ी बढ़ गई है। ओके, तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कहा गया है कि बहुत सारी जो संघ सहायता समूह है इन सबको स्थापित किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहा गया है कि काफ़ी ज़्यादा हमने खर्चा किया है। 18 वर्षों में शिक्षा पर 10 गुना और स्वास्थ्य पर 13 गुना और सामाजिक सेवाओं पर 13 गुना ये जो है ना फंड, मतलब ज़्यादा खर्चा बजट ये दिया गया है। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, महत्वपूर्ण चीज़ें थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसका PDF पूरा अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक, यानी शार्प लर्निंग ऐप का लिंक। और उस ऐप पर जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का, चाहे बेसिक हो या फिर ISPCS, तो वो डाउनलोड कर पाएंगे, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये PDF अवेलेबल है। ठीक है, मेंबरशिप के फ़ायदा ये होता है कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार होती है, और कई तरीके के PDF होते हैं उसमें, वन लाइनर, MCQ नोट्स होता है, ये सब वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब चीज़ें होती हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पिछले 2 सालों के कंटेंट अगले 1 साल तक, टेस्ट, वीडियो, PDF सब कुछ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफेंस रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। उससे पहले बताऊं फिर से कि इंडियन ज्योग्राफी का बैच जो है ना वो चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। UPCS का और 71st जो BPSC है उसका GS फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। और ग्रुप D के लिए भी, मतलब ये तो प्राइस अब जल्द ही बढ़ ही जाएगा, हो सकता है जब आप क्लिक करें ऐप में तो बढ़ जाए, तो जब जल्दी से जल्दी आप ले लें। ठीक है, और हाँ, बिहार सिपाही भर्ती को लेकर भी जो तैयारी करना चाहते हैं उसके फॉर्म 18 मार्च से भरे जाएंगे, तो उसकी तैयारी के लिए भी बैच पूरा लॉन्च है, देख सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। तो डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन होगा, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से तैनात होने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? आंसर होगा तनुष्का सिंह, ये पहली महिला पायलट बन गई है। और तो इन्होंने जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी नियुक्ति प्राप्त की है। हालांकि जगुआर को कई सारी महिला पायलट ने उड़ाया हुआ है, लेकिन ये अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली ऐसी पहली महिला ये है। ओके, जगुआर। फौज में कुछ पहली महिला पायलट के बारे में अगर चर्चा करें तो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट ये अवनी चतुर्वेदी कहेंगे हम। राफेल विमान की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। इंडियन आर्मी की पहली फाइटर महिला पायलट अभिलाषा बड़ाक। इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट तो अनामिका B राजीव। इंडियन एयरफोर्स के जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट तो तनुष्का सिंह। तो ये सब डेटा जो है ना वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर अराकोणम
का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? आंसर होगा राजादित्य चोलन। ठीक है, राजादित्य चोलन। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं पुस्तक लेखक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्वेश्चन होगा यहाँ, किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया? आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी की ये बुक है और दिया सलाई, और उन्होंने कैलाश सत्यार्थी ने बाल श्रम के खिलाफ बहुत अभियान चलाया था और इस वजह से 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन अब स्पोर्ट्स से लेंगे। विदर्भ ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? आंसर होगा केरल को हराकर जीत लिया है। ठीक है, तो केरल को हराकर विदर्भ ने ये जीता है। मुंबई में ये फाइनल मैच आयोजित किया गया। ओके, तो महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं और अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, और ऑस्कर अवार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न पहले होगा। क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता? आंसर होगा अनोरा। इसके डायरेक्टर कौन है? सीन बेकर है। ठीक है, तो ये ऑस्कर अवार्ड का 97वां संस्करण था और इसकी मेजबानी की थी एमी विनिंग राइटर प्रोड्यूसर कॉमेडियन कॉनन ओब्रायन ने। ठीक है, तो फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा ये अवार्ड माना जाता है। फिल्म अनोरा है, इसके डायरेक्टर हैं सीन बेकर। ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, रशियन अमेरिकी सेक्स वर्कर स्ट्रिपर उस पर आधारित है ये। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर समारोह 2025 में किस फिल्म को सर्वाधिक 5 अवार्ड मिले? तो आंसर होगा अनोरा को मिले हैं। कई सारे अवार्ड उसको दिए गए हैं और उन अवार्ड में अगर देखेंगे तो बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट एक्ट्रेस, ये सारे अवार्ड इसी को मिले हैं। अगला क्वेश्चन, 97वें ऑस्कर अवार्ड समारोह 2025 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? आंसर होगा एड्रियन ब्रॉडी। ये फिल्म द ब्रूटलिस्ट उसके ये एक्टर हैं ओके, तो ये अवार्ड उनको मिला है। अगला क्वेश्चन, बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसे मिला? आंसर होगा मिकी मेडिसन। फिल्म अनोरा के लिए ये मिला है, इसमें उन्होंने सेक्स वर्कर अनोरा की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑस्कर अवार्ड समारोह 2025 में फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट ने भारत की किस फिल्म को, या भारत में बनी किस फिल्म को पीछे छोड़कर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? आंसर होगा अनुजा। ये फिल्म भी टक्कर दी इस फिल्म ने, लेकिन जीतने से चूक गई। ठीक है, इस फिल्म यानी अनुजा को जो है ना वो एडम ग्रेव्स ने बनाया था ये, और प्रियंका चोपड़ा, गुनीत मोंगा वो को प्रोड्यूस के रूप में वो जुड़े थे। अनुजा जो है 9 साल की एक बच्ची की कहानी है जो कि फैक्ट्री में काम करती थी। मतलब मूल रूप से ये बाल श्रम के खिलाफ एक फिल्म थी। और अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड के तमाम जो विजेता हैं उन सब की लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है एक एक करके। बेस्ट फिल्म अनोरा, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किरण कल्किन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सल्दाना, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर। और बाकी ये सारे अवार्ड्स की पूरी लिस्ट जो है ना वो यहाँ पर दे दी है। ओके, तो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐप पर देख रहे हैं तो आप PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन होगा, भारतीय मूल के वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने अमेरिकी टीम का नेतृत्व करते हुए ब्लैक होल वाली पौनी आकाशगंगाओं की खोज की? आंसर होगा रागा दीपिका पूछा। ठीक है, तो उनके माता पिता आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रहने वाले हैं। बौनी आकाशगंगाओं को की खोज की है, छोटी छोटी आकाशगंगाएं जिसमें कुछ अरब तारे होते हैं ऐसे। ओके, अब महत्वपूर्ण निधन से रिलेटेड, लोगों के निधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे हम लोग। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और निबंधकार अनिल जोशी का निधन हो गया 26 फरवरी 2025 को? आंसर होगा गुजराती। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड। क्वेश्चन होगा, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में 14 नए पक्षी, 15 तितलियां और 8 ओडोनट्स मिले हैं, तो ये किस राज्य में है? आंसर होगा केरल। ठीक है, ओडोनट्स क्या होते हैं? वो जो छोटे छोटे ड्रैगन फ्लाई कहेंगे ना वो वाले। ओके, तो ये ढूंढे गए हैं। इडुक्की वन्यजीव जो अभयारण्य है
तो वो जो है ना वो केरल में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग योजना से रिलेटेड। क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्रामीण या ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये एक मीटिंग में ये फैसला किया है कि 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस संस्थान ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया जो कि 422 मीटर लंबा है? आंसर होगा आईआईटी मद्रास। ठीक है, और आईआईटी मद्रास ने ये पहले देखिए इसके बारे में पिछले साल भी चर्चा हुई थी, लेकिन आईआईटी मद्रास ने कहा था कि 410 मीटर है, लेकिन अब उसको थोड़ा बढ़ाया गया है, 422 मीटर लंबा किया गया। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा और 350 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 मिनट में तय हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ये ट्रायल फेज में है, अभी बहुत टाइम लगेगा इस पर। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो 100 करोड़ से अधिक खर्चा होगा तो उसकी चर्चा कर लें। और इन परियोजनाओं को जो मंजूरी दी गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंजूरी दी है। इसे मुंगेर के ऋषि कुंड को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, यहाँ खर्चा काफ़ी किया जाएगा। शेखपुरा के बरबीघा में सामस विष्णु धाम मंदिर के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से इसको डेवलप किया जाएगा। पटना जिले के दुल्हिन बाजार स्थित जो उलार सूर्य मंदिर है उसको और डेवलप किया जाएगा। भोजपुर के तरारी प्रखंड के अंतर्गत जो देव गांव में स्थित सूर्य मंदिर है उसका जो ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाएंगे। और भी कई सारी चीज़ें, पटना साहिब स्थित जो मंगल तालाब है तो उसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। पटना के बाढ़ जो क्षेत्र है वहाँ पर उमानाथ मंदिर परिसर है उसको भी डेवलप किया जाएगा, बेहतर ढंग से बढ़ाया जाएगा उसको। जमुई के पतनेश्वर धाम को पर्यटन की दृष्टि से इसको और बेहतर बनाया जाएगा। लखीसराय के सतसंडा पहाड़ी पर वहाँ पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये सब चीज़ें ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे विदेश से रिलेटेड। तो इस सप्ताह यानी फर्स्ट वीक में काफ़ी चर्चा में रहा व्हाइट हाउस में जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो तीखी बहस हुई उसकी वजह से, और ये झड़प हो गई और जो शांति समझौता होना था रूस यूक्रेन के बीच में वो टल गया। लेकिन बाद में फिर अब दोनों जो देश हैं वो साथ आए हैं और हुआ है कि जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया में ट्रेड वॉर के बीच में किस देश के राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल से भारत पर 100% से ज़्यादा पारस्परिक टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया? आंसर होगा यूएसए। ठीक है, तो ये ऐलान तो कर दिया है, हालांकि ये चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है और भारत ने कोशिश की है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेकर एक सही सा एग्रीमेंट हो जाए। भारत ने इशारा किया है, जैसा कि ट्रंप का कहना है कि भारत जो है ना वो आयात शुल्क वो कम करेगा अमेरिकी प्रोडक्ट पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। अगला प्रश्न होगा, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन है? आंसर होगा यामांडू ओरेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए? फ्रेडरिक मर्ज बन गए हैं नए चांसलर वहाँ के। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है, और नए चांसलर उनका नाम क्या है? फ्रेडरिक मर्ज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। इसका पूरा PDF अवेलेबल है इस पूरे वीडियो का शार्प लर्निंग ऐप पर। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का तो वो सब डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, या फिर कोई लंबा कोर्स डिटेल जिसमें करंट अफेयर्स भी है तो वो देख पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न होगा यहाँ पर WHO द्वारा विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 3 मार्च को। और इस पर की थीम क्या है? बदलती मानसिकता, कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए एक वास्तविक बनाने के लिए खुद को सशक्त बनाएं। ठीक है, तो ये है थीम। आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। और थीम क्या है? वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोग और ग्रहों में निवेश। तो ये है इस बार की महत्वपूर्ण थीम।
अगला क्वेश्चन, निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 5 मार्च को। इसमें खासतौर पर जो परमाणु हथियार है उसके निरस्त्रीकरण, उसके बारे में ये चर्चा कराई जाती है, ठीक है, उसको लेकर प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया हुआ दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को, और थीम क्या है? नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 28 फरवरी को। इस बार की थीम क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ये है इस बार की थीम। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मार्च फर्स्ट वीक का। सेकेंड वीक का भी देखिएगा और इसका टेस्ट जरूर दीजिए शार्प लर्निंग ऐप पर। टेस्ट दे पाएंगे वो लोग जिन लोगों ने या तो मेंबरशिप लिया हुआ है या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है जिसमें करंट अफेयर्स भी है, ठीक है। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। ISPCS में UPSC और PCS के कंटेंट होते हैं, उसके लायक होते हैं, और इसमें रेलवे, बेसिक में रेलवे, पुलिस, टीचर, SSC, स्टेट SSC, इन सब के लेवल का होता है। तो ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। और इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे बिहार सिपाही भर्ती का बैच चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप D को लेकर बैच चल रहा है, BPSC 71st के लिए GS बैच चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।